हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। सो दिस इज द न्यू टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे या बीएससी के सारे फिजिक्स जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब पे जो वीडियोस बनाए हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज उनका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो ये क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी सॉलिड के अंदर, कोई भी सॉलिड हमारे पास में है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके लिए हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा है। उसके वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है कि द स्टडी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एंड देन हम आगे फर्दर टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में जो एनर्जी बैंड होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, द स्टेट ऑफ फ्री द स्टडी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जो स्टडी है बाय मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम सॉलिड्स की जो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पे हम करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। एक कांस्टेंट पोटेंशियल कह सकते हैं या फिर आप जीरो पोटेंशियल के क्रिस्टल, यानी कि एक जीरो पोटेंशियल बनता है उसमें, उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। लाइक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं करंट के फ्लो में। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस सॉलिड के अंदर वो फ्री होते हैं। अब वो फ्री कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? कंडक्शन, यानी कि जो सॉरी वेलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है ना, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मान लो ये ऑर्बिट है आपके पास में, इसके आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरे एटम के अंदर। और ये एटम्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ये होती है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे आर कंप्लीटली फ्री टू मूव अबाउट इन द क्रिस्टल एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होता है एटम के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो द क्रिस्टल लाइक द इलेक्ट्रॉन गेन सम एनर्जी टू मूव। अब देखो, वो ऐसा नहीं है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं तो क्या वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज उनके पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो बाहर आ जाए। बट हाँ, अगर हम उनको थोड़ी सी सफिशिएंट एनर्जी अगर हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो वो उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि कहने का मीनिंग ये होता है कि वो मेटल सरफेस में इजीली आगे मूव कर पाते हैं, यानी कि उसमें एनर्जी देने पे वे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है, जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बात की गई थी तो हमें एनर्जी बैंड थ्योरी की क्यों जरूरत पड़ी? तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में कुछ कमियां थी और वो क्या फेल हो जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो दिस मॉडल, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, फेल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब देखो, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, मतलब कि कौन से मेटल्स जो हैं, लाइक आप कह सकते हैं कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो करंट को फ्लो करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट करंट को फ्लो नहीं करेंगे। अब देखो, करंट का फ्लो होना सीधा सा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन कंडक्शन बैंड, यानी कि एटम के अंदर मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम सीधा नहीं बता सकते कि कौन सा कंडक्टर है या कौन सा इंसुलेटर है या कौन सेमी कंडक्टर है। तो इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन से एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में आता है एनर्जी बैंड थ्योरी। अब उस एनर्जी बैंड के बेसिस पे हम कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, इन सबको अलग अलग हम यहाँ पे क्लासिफाइड करते हैं। तो ये जो है इसलिए एनर्जी बैंड थ्योरी की जरूरत हुई। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द एनर्जी बैंड थ्योरी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहता है। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि यहाँ पे दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर एंड द सेमी कंडक्टर। इनके बीच में डिफरेंस करने में ये फेल हो गया था कौन? इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड these formation of band in solid are discussed by the motion of फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के बेसिस पे डिफाइन किया गया था एंड विद द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स उस एटम के अंदर बनता है, उस फोर्स के बेसिस पे, वो जो फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक
अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और वो जो फोर्स बनता है उसके बेसिस पे इसके बैंड को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयन के बीच में जो ये फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम यहाँ पे आगे एनर्जी बैंड थ्योरी के लिए डिफाइन करते हैं। वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस, अब देखो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर को एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ये इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमको कोई भी काम करने के लिए, आप मतलब आगे कोई भी रिसर्च करने के लिए को ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और इनमें आप कह सकते हैं डिफर कैसे करेंगे। वो डिफर जो होता है एनर्जी बैंड थ्योरी, यानी कि बैंड जो बनते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बेसिस पे हम यहाँ पे इनमें डिफर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मेन एम जो था वो एनर्जी बैंड थ्योरी का ये था, और ये क्यों आई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो फेल हो गई थी, भाई कंडक्टर, इंसुलेटर और ये सब क्या होते हैं। अब आता है कि बैंड जो बनते हैं सॉलिड के अंदर, वो बनते कैसे, फॉर्मेशन ऑफ बैंड इन द सॉलिड, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। बस जो जो चीजें हमने पढ़ रखी है उसी को हम एक बार रिवाइज करेंगे और उसी में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर देंगे। तो मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करता हूं। तो इन एन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सिचुएटेड इन एन ऑर्बिट। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वन डेफिनेट एनर्जी, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक ही डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट के अंदर नहीं होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, आप सभी को पता है, ये न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अराउंड इस टाइप से ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे ऑर्बिट्स इस टाइप से अंदर न्यूक्लियस के अंदर बनते रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो होता है उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि 2n स्क्वायर के फॉर्मेट में यहाँ पे भरे जाते हैं। एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 2 3 4। हम जब रखेंगे आगे तो हमारे पास में के एल एम एन हमको आगे ऑर्बिट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले ऑर्बिट में जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये जो होता है एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सारे, अब देखो मान लो हम कोई भी जैसे कार्बन की बात करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में होता है। अब वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल में नहीं होंगे। देखो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इसकी एनर्जी देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल, एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अलग होगी, सेकंड की अलग होगी, थर्ड की अलग होगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक के अंदर है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ना। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल। दो अलग अलग अलाउड एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग से भरा जाता है, जो कि क्या होता है 2n स्क्वायर इसका फॉर्मेट होता है या फार्मूला होता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So the electron first occupy the orbit corresponding the minimum energy, जिसकी मिनिमम एनर्जी होगी वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट के अंदर भरे जाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है आगे से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड द मिनिमम एनर्जी एंड विद द इंक्रीज, जब एनर्जी में इंक्रीज होगा, ऑक्यूपाई द हायर एनर्जी लेवल, जब उनकी एनर्जी में इंक्रीज होगा तो हायर एनर्जी ऑर्बिट में वो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू चलते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड, जो आउटर मोस्ट हमारे पास में जो ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट का मतलब हो गया न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर। आप कह सकते हैं ये जो है, ये वाला जो थर्ड ऑर्बिट है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट हो जाएगा। ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा इसके लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा। ये इसके लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अब समझना, देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही सारा खेल है यहाँ पे। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्यूपाइड द ऑर्बिट कॉल्ड वेलेंस लेवल। इस ऑर्बिट को या इस लेवल को हम वेलेंस ऑर्बिट, वेलेंस बैंड कह दो, वेलेंस लेवल कह दो, यहाँ पे वेलेंस लेवल होता है। अब वेलेंस लेवल क्यों होता है, जब भी हम किसी एटम की, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक ये एटम है और ये दूसरा एटम आपको यहाँ पे मिला। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करनी है। मॉलिक्यूल, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है, उससे कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे जब उनका आपस में कह सकते हैं रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस बैंड से रिएक्ट करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का वहां पे क्या होता है, साझा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में जाता है, या एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चलते हैं। बट ऐसा कभी नहीं होता है कि अंदर वाले ऑर्बिट्स जो होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं। यहाँ पे ओनली जो बाहर वाले आउटर मोस्ट जो होता है, देखो जब भी ओवरलैपिंग होती है, जब भी इस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो हमेशा बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उनकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उनमें इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो द आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिट इज कॉल्ड द वैलेंस लेवल, इसको वैलेंस लेवल कहा जाता है। एंड द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इन द ऑर्बिट, इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो जब भी हम इस
चैप्टर में या इस आगे टॉपिक्स में यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसका मतलब क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम उसका यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सो द अब बात करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल एंड न्यूक्लियस इज मोर देन ऑल द लोअर एनर्जी लेवल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से ये जो इसकी डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा होती है। अब ये ज्यादा होगी तो इसमें बीच में भी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका इस इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, उस पर क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और ये हम सभी को पता है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बाउंड होता है। उसका रीजन क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो उसको रिपेल करता है बाहर की तरफ। जब उसको अट्रैक्टिव फोर्स होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स, वो यहाँ पे कम होने लग जाता है ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी, जितना बड़ा एटम होगा, तो उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकालने के लिए, लाइक जो उसके आयनन एंथैल्पी होगी वो कम उसको चाहिएगी, बिकॉज लूजली बॉन्ड यहाँ पे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो ये हमने कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल एंड न्यूक्लियस इज मोर देन ऑल द लेवल्स, जितने सारे लोअर लेवल है उनसे ज्यादा होती है। तो ड्यू टू दिस द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर देन ऑन द आउटर मोस्ट, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर होगा। एंड रिजल्टली द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड कह दो, वैलेंस लेवल कह दो, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर हम आउटर मोस्ट भी कह सकते हैं, आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लूजली बाउंड होंगे विद द न्यूक्लियस इन द एटम। एक एटम के अरेंजमेंट में जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा उसके जो भी एटम्स के अंदर है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके साथ में लूजली बाउंड होंगे, तो वो इजीली एस्केप किए जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो अपने आप हो जाएंगे, बट हाँ, हमको उसको थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट फ्री टू कंबाइन। ये इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट मतलब उस कगार पे खड़े हैं, गेट पे खड़े हैं कि भैया हमको आके कोई ले जाओ, बट उनके पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो खुद से जा सकते, उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है ड्यू बाय यूजिंग द एनर्जी। ये हम ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, सो दीज इलेक्ट्रॉन आर ऑलमोस्ट फ्री टू कंबाइन विद अदर एटम, उसके साथ में कंबाइन होने के लिए वो लाइक तैयार रहते हैं। ऑल्दो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो तो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, फ्री तो नहीं होते हैं, मेटल सरफेस के अंदर, ऑर्बिट के अंदर वो कहीं पे भी जा सकता है। हम इसको भी ग्राफ से समझेंगे जर्मेनियम एटम के लिए। जर्मेनियम जो एटम है उसका पूरा हम यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे और उससे हम इनको बिल्कुल इजीली समझेंगे। ठीक है, ऑल्दो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कैन मूव फ्रीली इन द एटम, वो लैटिस के अंदर, लैटिस एटम के अंदर पूरा फ्रीली घूम सकता है, बट देयर एनर्जी इज सो लो, उसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है। दे कैन नॉट एस्केप, वो मेटल सरफेस से एस्केप यानी कि बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इनर ऑर्बिटल, जो सारे, अब देखो ये तो बात होगी वैलेंस की, अब जो अंदर है बेचारे, यहाँ पे जो अंदर है ना, ये तो मान लो आउटर हो गया, ये तो आउटर हो गया, अब जो अंदर बेचारे हैं उनका क्या होगा, वो जो होता है इनके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इनके ऊपर ज्यादा होता है, तो इस कारण क्या होता है, बॉन्ड वो बाउंडेड रहता है। So the other electron are present in inner orbits, remain in the influence of attractive force of the nucleus. Nucleus का attractive force लगता है, and these combine to occupy their allotted orbit. जिस जो orbit, जो energy allowed energy का orbit उनको occupy हुआ है, वो उन्हीं में रहेंगे, वो बाहर नहीं निकल सकते। And normally हम बात करें जनरल कंडीशन के अंदर, देखो कुछ स्पेशल कंडीशन हो सकता है, बट जनरल कंडीशन के अंदर ये जो अंदर वाले एटम्स जो होते हैं ये बिल्कुल फ्री होते हैं। फ्री लाइक मतलब ये किसी लाइक बॉन्ड पार्टीशन में, इंटरेक्शन में, किसी में लाइक कोई भी प्रकार का अपना पार्टीशन नहीं करते हैं। तो ये पूरा होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी के बारे में हमने पूरा यहाँ पे समझा है कि कैसे एक एटम के अंदर इसका अरेंजमेंट होता है। अब हम यहाँ पे एनर्जी बैंड को समझते हैं इन जर्मेनियम एटम। जर्मेनियम जो एटम होता है जिसको हम Ze से डिनोट करते हैं, तो जर्मेनियम एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 32 होता है। अब यहाँ पे 32 एटॉमिक नंबर मतलब इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो हमारे पास में कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता चल रहा होगा 1s मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट है इसका, ठीक है, जिसको हम के कह सकते हैं, KLMN से इस टाइप से डिनोट करते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है भैया, 1 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ पे n इज 2 है, जिसके अंदर देखो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2n² पाउलिन्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक जो होता है, देखो मैं आपको बता दूं, s के अंदर हमेशा 2, s जो सबसेल होता है उसके अंदर 2 भरे जा सकते हैं, p जो होता है उसके अंदर हम 6 भर सकते हैं, d जो होता है उसके 10 भर सकते हैं, एंड F जो होता है उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं इन सब के लिए, आप देख सकते हो
एस पी डी, ये जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ ऑर्बिट होता है। इसके अंदर 4 ऑर्बिट होता है टोटल। अब इसमें क्या होता है, सारे यहां तक आप देख सकते हैं फुल्ली फील्ड है, दीज आर फुल्ली फील्ड ऑर्बिट। अब कंडीशन यहां पे चेंज होती है। इस केस में आप देख सकते हैं एस तो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन पी के अंदर ओनली 2 एटम्स प्रेजेंट है। यहां पे ये 4 एटम्स और यहां पे ऐड कर सकता है अपने अंदर, समझना 4 एटम दूसरे से ले सकता है। अब ये आउटर मोस्ट सेल होता है, न्यूक्लियस मान लो यहां कहीं पे न्यूक्लियस, इस पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। हम इसको एनर्जी बैंड थ्योरी में भी समझेंगे अभी। न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर लगता है बहुत कम हो जाता है। ये ऑलमोस्ट फ्री टू, लाइक कह सकते हैं ऑलमोस्ट फ्री टू मूव है, ये मूव कर सकते हैं, बट इनको थोड़ी सी एनर्जी की आवश्यकता है। अब यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन ये और ले सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं यहां पे टेट्रावेलेंट एटम। टेट्रावेलेंट मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी वैलेंसी 4 होती है, मतलब वो 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। वो ऑर्बिट का वो एटम्स जो होते हैं वो टेट्रावेलेंट होते हैं। जैसे अगर ये 3 होता तो ट्राई होता, 5 होता तो पेंटा हो जाता। बस ये चीज हम इस टाइप से समझ सकते हैं। यही पूरा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि भैया ये आउटर मोस्ट में कैसे होता है और बाहर कैसे होता है। अब समझना, यहाँ पे अब बात करते हैं इन एन आइसोलेट एटम ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द न्यूक्लियस देयर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। अब समझना ये एक्चुअली है, ये जो चीज है वो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला एक जो है रिलेशन आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये किसी एटम का अरेंजमेंट है। यहां पे कोई एटम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, चलो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। एक सेकेंड, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस टाइप से प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम आर कह देते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके बीच में ये जो है यहां पे ये, इसके बीच की डिस्टेंस को हमने आर कंसिडर कर लिया और यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो इसको हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन और इसके बीच की डिस्टेंस आर होगी। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो जेड ई होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। इसको हम जेड ई से डिनोट करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं। अब देखो जो लाइक फोर्स होता है इसके बीच का वो क्या होता है, माइनस के क्यू वन क्यू टू, ये वाला है, दो चार्ज हो गया हमारे पास में, तो ये हो जाएगा जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से u जो है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो u जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से पता चल, ये तो कांस्टेंट हो गए सारे, ठीक है। के जो होता है -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब आपको ये सब पता है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं इसमें डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपको पता चल गया कि एनर्जी कह दो पोटेंशियल एनर्जी कह दो एक ही बात है, एक्चुअली फोर्स जो होता है एनर्जी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हम बात करते हैं ये जो है वो एनर्जी है और ये जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस का कर्व हो गया। तो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका जो कर्व होता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये जो है वो क्या बनेगा, इसका यहाँ पे कर्व बनेगा। अब समझना, ये हमने बात किया है 1D के लिए, यही हमको 3D में बनाना है, क्योंकि ऑर्बिट्स जो होते हैं 3D के अंदर होता है, ऐसा नहीं है 1D के अंदर होता है, ऑर्बिट्स 3D के अंदर है। तो अब क्या होता है, जब 3D के अंदर होता है तो हम यहाँ पे इस टाइप का बनाते हैं। अब देखो यार ये कैसे बना, जब ये रोटेट करेगा, समझना, जब ये रोटेट करेगा तो सेम एज इट इज ये का पूरा इधर आएगा। जब ये रोटेट करेगा तो कुछ इस टाइप की कंडीशन यहां पर बनेगी। तो आप देख सकते हैं रोटेट करने पे ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा। अब ये है क्या एक्चुअल में, ये जो है दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बाउंडेड रीजन, पोटेंशियल कर्व कहते हैं उसको, ठीक है। ये पोटेंशियल कर्व है ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल कर्व है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बात करना है यहाँ पे, सॉरी एक एटम के लिए, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, दिस इज फॉर सिंगल एटम। सिंगल एटम के लिए हमने यहाँ पे बात किया है और वो किसके में है, 3D के अंदर है, इसलिए हमने इसको इस टाइप से डिनोट किया। अब समझना, देखो यहां पे हमने डिनोट किया है दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस है, इसके बाद में हमने क्या किए हैं, n इज इक्वल टू 1 रखा, n इज इक्वल टू 1 मतलब ये हो गया 1s2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2s2 एंड 2p6। आप देख सकते हैं p के अंदर कितने भरे गए, 6 भरे गए, s के अंदर 2 भरे गए, यहां पर भी s के अंदर 2 भरे गए। सिमिलरली यहां पर ये क्या हो जाएगा 3s2 एंड ये जो होगा वो क्या हो जाएगा 3p6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। तो यहां तक तो क्या है,
इनर एनर्जी लेवल है। इनर एनर्जी लेवल मतलब जो कि फुल्ली फिल्ड है और वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर में है। बट वैलेंस एनर्जी लेवल की बात करते हैं, ये जो है इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट। दिस इज आउटर मोस्ट। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा भैया 4s2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4p2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने यही बात की थी 4s2 एंड 4p2। अब देखो ये हमने इस टाइप से डिनोट किया, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां फिल किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल हो गया, मतलब दोनों तरफ फिल होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमने फिल किया और ये इसके ऑर्बिट्स को डिनोट करता है। इज इक्वल्स टू 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हमारे पास में एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस टाइप का मिला। अब ये एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो हमने लाइक कह सकते हैं 3D के अंदर बनाया है, ये जिसको हमने यहाँ पे सिर्फ डिनोट किया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, डिनोट कर सकते। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, समझना। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री टू मूव है, बिल्कुल इजीली मूव कर सकते हैं, बट ये सारे फुल्ली फिल्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा ये यहाँ पे बाउंडेड होंगे, जिसका अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस का इसके ऊपर लगेगा। अब जब यहां से डिस्टेंस देखो आप, ये वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इजीली मूव कर सकते हैं और ये किसी के साथ में भी कंबाइंड हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में व्हेन टू एटम्स। अब ये हमने किसके लिए बात की थी, ओनली सिंगल एटम के लिए बात की थी, ओनली जर्मेनियम एक एटम लिया। अब अगर दो एटम आसपास आ जाएंगे तो क्या होगा समझना, हम इसी कर्व के बेसिस पे उसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन टू एटम्स ऑफ द सॉलिड, अब सॉलिड के अंदर तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, मान लेते हैं दो के, पहले हमने एक के बारे में स्टडी किया, फिर दो के बारे में करेंगे एंड देन nth एटम के बारे में बात करेंगे, बिकॉज अ सॉलिड हैज ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम नहीं समझ सकते, ठीक है। देखो when two atoms of the solids are brought near है, जब वो एक दूसरे के पास आता है इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के एक लाइक बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, अगर लाइक हमने सॉरी टू एटम्स लिए तो टू न्यूक्लियस होंगे और वो एक दूसरे के पास आएंगे। वन एटम कैन इंटरेक्ट विद द अनदर एटम, एक एटम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे एंड द रिजल्ट ऑफ इच। देखो ये जो लिखा है मैं आपको इसको सिंपली समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, ये ऐसे बनाया था, ये था हमारा एनर्जी लेवल, ये था ओनली सिंगल के लिए, ठीक है। ये जो है वो ओनली क्या हो गया, सिंगल के लिए हमने ऐसा बनाया। अब इसी के पास में मैं कहता हूं दूसरा एक और आ जाए, तो यहां से क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये क्या, ये कैसे बने, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। अब क्या होगा, जब इनका इंटरेक्शन होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखो ये जो हायर ऑर्डर के जो बनेंगे ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग जो होगी ना, ये यहाँ पे कैंसल ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये इस टाइप से देखो, अब आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो कर्व है वो ऐसे बनता है, इसकी ओवरलैपिंग यहाँ से लेस हो जाए, लाइक हम ओवरलैपिंग को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक का न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है, एक का न्यूक्लियस यहाँ पे, एक का न्यूक्लियस ये देखो, ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस। क्या होता है उसके बाद में, ये समझ सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो है वो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हो जाएगा, ये n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हो जाएगा, ये भी 2 के लिए हो जाएगा, वापस ये 3 के लिए हो जाएगा और ये 4 के लिए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है समझना। जब भी हम बात करते हैं इनर एटम्स के बारे में, तो इनर ऑर्बिट के बारे में, ये कैसे हैं, दीज आर द इनर ऑर्बिट्स। इनर ऑर्बिट्स में आप देख सकते हैं लाइक n इज इक्वल टू 3 तक हम नियरली कंसिडर कर सकते हैं कि ये सारे बाउंडेड है, ठीक है। बट n इज इक्वल टू 3 में भी कुछ कुछ देखो, इनसे तो इनके रेस्पेक्ट में तो ये थोड़े से लूजली बाउंड होंगे भाई, और नाभिक के पास में कि जो न्यूक्लियस है उसके जितने ज्यादा पास में होंगे उतना उसका लाइक जो न्यूक्लियस एट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होगा, पर जो जो डिस्टेंस बढ़ेगी जो जो वो कम होता जाए। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये थोड़ा लूजली बाउंड होगा और ये तो बहुत ज्यादा लूजली बाउंड हो जाएगा नाभिक यानी कि जो न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं दो एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो चुके हैं, कंबाइंड हो चुके हैं, उसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है उनके बीच में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। कैसे, यहाँ पे ये जो है इस पूरे एटम यहां से यहां तक ये पूरे एटम में कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो भरे गए हैं वो इधर भी आ सकते हैं, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर भी आ सकते हैं, तो इस टाइप से ये इसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ टू एटम एंड स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल। इस टाइप से क्या होता है, एनर्जी लेवल का स्प्लिट होता है यहाँ पे एनर्जी लेवल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट में, एनर्जी बैंड डायग्राम को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके समझेंगे, ठीक है। अब ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनी कैसे बने, देखो इन द सेम वे, अब यहां पे आगे हम सॉलिड को कंसीडर करेंगे, तो इन द सेम वे इन द सॉलिड हुज नेचर आर अरेंज्ड लीनियरली इन द इन द रेगुलर वे। आप देखो लीनियरली जो है उस टाइप के अरेंजमेंट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज एटम इज वेरी स्मॉल, के बीच की डिस्टेंस जो है बहुत कम है, सो दैट
ईच एटम इंटरेक्ट्स विद द नेबरिंग एटम। सारे, अब देखो सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो वो अपने आसपास के जितने भी एनर्जी लेवल्स है उन सबसे इंटरेक्ट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम यहाँ पे। उस केस में यहाँ पे जो है आपके पास में बॉन्ड्स लाइक एनर्जी बैंड्स कैसे बनेंगे, ये तो हमने उनका इंटरेक्शन देखा, पोटेंशियल कर्व देख लिया हमने, पर एनर्जी बैंड एक्चुअल में कैसे दिखता है और कैसे बनेंगे समझना। देखो एंड द एनर्जी लेवल, और ये जो है यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में लिखा क्या है। अब देखो समझना, जब हम बात करते हैं इस टाइप से एनर्जी लेवल्स के बारे में जो हमारे पास में है, बात करता हूँ, ये एक न्यूक्लियस है और ये दूसरा न्यूक्लियस का ये एटम। अब जब देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ में ओवरलैप करेगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ये कुछ ऐसे ओवरलैप करेगा। देखो ये इसका आउटर मोस्ट सेल और ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कह देते हैं, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो जब आएगा तो ऐसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। तो यहां से ये जो बनेगा इस टाइप का कर्व आप देख सकते हैं, ये पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। मान लो ये इस टाइप से एटम है और ये दूसरा एटम है, इस टाइप से ओवरलैप कर रहा है। तो जब ये ओवरलैप करेगा तो ये जो होगा ये आउटर मोस्ट के लाइक बैंड को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम यहाँ पे कहेंगे वेलेंस बैंड, ठीक है, दिस इज द वेलेंस बैंड, मतलब वो आउटर मोस्ट बैंड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनके बीच का ये गैप, अब देखो दूसरा ये गैप जो होता है, इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऐसा नहीं है कि लाइक वेलेंस बैंड एंड जो कंडक्शन बैंड जो होगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे तो वो अलग कंडीशन बन जाएगी, बट इनके बीच में कोई ना कोई फॉरबिडन गैप जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एस जो है यानी कि ये जो कर्व है रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लाइक सारे ऑर्बिट एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, तो ये इस टाइप से आपको एनर्जी और रेडियस के बीच में आपको इस टाइप से कर्व मिलेगा। अब जब हम इनके मिडिल पॉइंट को इस टाइप से यहाँ से बीच में इस पी से एस तक एक लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ से इसमें और ऐसे, तो हमको यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो मिलती है वो यहाँ पे आपको आर ई मिल जाता है, ठीक है। अब इसी को हमने सिंप्लीफाई किया, एक जनरलाइज फॉर्म में हमने इसको लिखा है। ऊपर वाला जो होता है कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड में यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तब, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं न्यूट्रल कंडीशन में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या मतलब, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वहां पे करंट का फ्लो वो नहीं करेंगे, क्योंकि करंट का फ्लो जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत सारे यहां पर है, ठीक है। अब देखो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बीच का जो गैप होता है उसको हम फॉरबिडन एनर्जी इंटरवल या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, इसको डेल्टा इजी से डिनोट करते हैं। कंडक्शन बैंड की जो लोअर एनर्जी होती है, यानी कि लोअर स्टेट की एनर्जी को डिनोट करता है, उसको हम ईसी कहते हैं, और वैलेंस बैंड की हायर एनर्जी को जो डिनोट करता है उसको हम यहाँ पे ईसी कहते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है, एट द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस द आउटर एनर्जी लेवल बिकम एनर्जी बैंड। जो आउटर एनर्जी लेवल जो होता है एनर्जी बैंड बन जाता है, कहां पे, इंटर, इस कंडीशन में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पर, ठीक है। वैलेंस बैंड क्या होता है, इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है, उसको हम यहाँ पे वैलेंस बैंड कहते हैं। एंड कंडक्शन बैंड का मतलब क्या हो जाएगा, द अलाउड बैंड अबाउ द वैलेंस बैंड के ऊपर जो होता है जिसकी हायर एनर्जी होती है, जिसमें कंडक्शन बैंड में लाइक जिसमें मोस्टली वो मोस्टली वेकेंट होता है, खाली होता है, जब एनर्जी दी जाती है तो वो भर जाता है, इट्स कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। आगे बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। बिटवीन द कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ये गैप होता है एनर्जी का, ये एनर्जी गैप जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मिनिमम एनर्जी इज इक्वल्स टू द, अब देखो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम यहाँ पे एनर्जी गैप के इक्वल होती है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आपको ट्रांसफर करना है अगर, तो आपको क्या होगा, डेल्टा ईजी के जितनी आपको उसके एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि गेट पर खड़े हैं उनको अगर आप इतनी एनर्जी दे दोगे तो वो गेट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। द डिफरेंस इन द electrical conductance and electrical conductivity of the solid can be easily explained with the help of energy band diagram। एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम यहाँ पे बिल्कुल इजीली यहाँ पे लाइक एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड द सिंपलिसिटी दीज एनर्जी बैंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर बाउंड्रीज से हम यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी रिप्रेजेंट द लोवेस्ट, आपको बता दिया लोवेस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, एंड ईवी रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल को ईवी डिनोट करता है, ईसी जो होता है कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट लेवल को डिनोट करता है, ठीक है। एनर्जी गैप बिटवीन ईसी एंड ईवी इज नोन एज द डेल्टा ईजी। डेल्टा ईजी जो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एनर्जी बैंड गैप जो होता है
वो EC माइनस EV होता है। ये इनका आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। तो लाइक दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड थ्योरी एंड किस टाइप से बैंड बनते हैं और जो बैंड का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरा बैंड थ्योरी के बारे में जो इंट्रोडक्शन था और जो एग्जांपल्स के थ्रू हमने यहाँ पे देखा कि सॉलिड्स के अंदर बैंड एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपने यहाँ तक पूरा देखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।